Good morning students. In today's class, now we are going to discuss about cash discount. Previous class में हमने ट्रेड डिस्काउंट को एक्सप्लेन किया था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर भी एज वेल एज कैश ट्रांजैक्शन, बिकॉज जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल हो सकता है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। बट यहाँ पे हम सेकंड डिस्काउंट में आज डिस्कस करने जा रहे हैं कैश डिस्काउंट। नाम ही कैश डिस्काउंट है, तो इट शुड बी प्रोवाइडेड और चार्जेस ओनली ऑन ए कैश ट्रांजैक्शन, कि हम इसको कैश ट्रांजैक्शन पे ही एप्लीकेबल कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकल करने से पहले हमें एक चीज ये भी देखते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जनरली दो कैटेगरी में होता है, डिस्काउंट अलाउड and discount received. Okay, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्काउंट अलाउड कब होगा? हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड मीन हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया। जब हम अपने आप को क्या एज्यूम करेंगे? वी आर सेलर, हम सेलर हैं, तो डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स होता है। जब हमने कैश में कुछ सोल्ड करा अपने किसी भी कस्टमर को, उस टाइम पे आपको एक डिस्काउंट प्रोवाइड करना पड़ता है, दैट इज नोन एज ए डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव जब आप अपने आप को कस्टमर मान के चलेंगे, सप्लायर से जब गुड्स परचेज करेंगे, उस टाइम पे सप्लायर या क्रेडिटर्स आपको जो डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, शॉप पे जो डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ कैश परचेज। ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हमने डेफिनेशन कर ली, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग बाय डिस्काउंट अलाउड, ये कब एडजस्ट होता है, व्हाट इज द मीनिंग बाय कैश डिस्काउंट रिसीव, ये कब एडजस्ट होता है। ओके, बट सबसे मेन है अकाउंटिंग प्रोसेसिंग। जब इसकी हम आइडेंटिफाई करके रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये सॉरी कहाँ रिकॉर्डिंग होगा? एक नॉर्मल बात है, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए, अब आप ये भी मान लीजिए ये दोनों जो डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड, इट इज ए नॉमिनल नेचर अकाउंट। इनका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के थ्रू हम क्या मानेंगे? इसे डिस्काउंट अलाउड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस। ये जरूरी जो लॉस है हम मानते हैं, 100 रुपये की चीज हमने 90 रुपये में सोल्ड आउट करी है, फुल सेटलमेंट में हमको 90 रुपीज मिल रहे हैं, 10 रुपीज आपको देना, आपको जो है अपने कस्टमर को देना पड़ेगा एज ए डिस्काउंट। ये मार्केट कंडीशन है, मार्केट पॉलिसीज है, क्योंकि हमने डिस्काउंट फैक्टर एप्लीकेबल नहीं करा तो हमसे कोई चीज खरीदेगा नहीं। तो ये कंडीशन है, हम देखते हैं जगह जगह सेल लगी हुई रहती है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर होता है, 50% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, अप टू 40% डिस्काउंट, 50 प्लस फ्लैट 10% डिस्काउंट, 50 प्लस 10% डिस्काउंट। तो ये मार्केट कंडीशन है, ठीक है। लेकिन मैंने तो पहले भी आपको थ्योरी इसकी बताई थी, चीज बोली थी कि डिस्काउंट फैक्टर हम कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? एक प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, ठीक है। आपने 100 में कोई चीज परचेज करी, आप अपने कस्टमर को 100 रुपीज में नहीं बताओगे, अपना पहले प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करेंगे। जैसे आपने उसको 120 का कर लिया, 130 का कर लिया, और ठीक है, फिर उस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आपको डिस्काउंट, आप कॉस्ट प्राइस पे जितने में आपने इसको परचेज करा उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप 100 में अगर आपने इसको परचेज करी और 100 में अगर आपने 90 में सोल्ड आउट करा तो आप लॉस में जाने लग जाएंगे। तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, रिबेट होती है, दैट इज नोन एज ए डिस्काउंट। तो अब हम एक नॉर्मल वे में अगर चले हैं तो ये नॉमिनल नेचर अकाउंट जो है, तो डिस्काउंट अलाउड हम डेबिट करेंगे, ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस अकाउंट डेबिट करके, और डिस्काउंट रिसीव हम क्रेडिट करके चलेंगे। ओके, ये बेसिक आपके पास कंडीशन है। अब हम इसको दो एग्जांपल से आज क्लियर करेंगे ताकि आपको कैश डिस्काउंट भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, हम एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम
ट्रांजेक्शन को गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 10,000 less 10% कैट डिस्काउंट एंड वैसे ये चीज मुझे लिखनी नहीं चाहिए, कोई कैट डिस्काउंट फैक्टर तो ये चीज आएगी नहीं, तो कैश पेमेंट करा देगी तो डिस्काउंट है। एंड अमाउंट पेड टू, लेकिन थोड़ा आपका डाउट क्लियर करने के लिए लिख रहा हूँ ताकि इसके बाद के जो मैं आपको ट्रांजेक्शन वगैरह बताऊंगा वो इस तरह से नहीं चलेंगे हमारे, ठीक है ना। तो ये अपना ट्रांजेक्शन हो गया, गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 10,000 लेस 10% डिस्काउंट एंड अमाउंट पेड टू हिम, हमने उसको अमाउंट पेड कर दिया है। अब एक नॉर्मली बात होगा, अगर कैश डिस्काउंट आ गया तो वैसे ही वो ट्रांजेक्शन कैश में हो गया, क्योंकि आप कैश डिस्काउंट फैक्टर कब एप्लीकेबल करेंगे, कैश रिसीव्ड में और कैश पेमेंट में। तो ये चीज बोलने की जरूरत ही नहीं कि सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहा है कि नहीं रहा है, इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले वो बेटा आइडेंटिफिकेशन, हमारे कितने अकाउंट्स में इफेक्ट, और आपको अच्छी तरह पता है हम ट्रेड डिस्काउंट को एक हिडन डिस्काउंट मानते हैं, और आप उसे जब आइडेंटिफाई करके रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दैट मीन्स जो भी हमारी एंट्री बन रही थी एक नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट पर अपने एंट्री बनाई थी, ठीक है ना। लेकिन अब कैश डिस्काउंट फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपको एंट्री में शो भी करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करके रिकॉर्डिंग में आपको बताना भी पड़ेगा। अब वही कंडीशन नहीं है तो डेबिट होगा या क्रेडिट। अब मैंने कुछ परचेज करेंगे, नॉर्मली बात है, पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, गुड्स परचेज नंबर 1, नंबर 2 का ओके, नंबर 3 कैश डिस्काउंट एंड नंबर 4 अमाउंट पेड। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे 4 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से। नंबर 1 गुड्स परचेज रियल एज वेल एज नॉमिनल, ठीक है। राम पर्सनल। नंबर 3 कैश डिस्काउंट, इट इज ऑल्सो नॉमिनल एंड अमाउंट पेड रियल, ओके। तो टोटल अगर मैं इस ट्रांजेक्शन जब आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो मुझे क्या पता लगा, इसमें 4 अकाउंट मेरे इफेक्ट हो रहे हैं। मैं अभी भी एक चीज बोलता हूं, हो सकता है 3 डेबिट हो जाए 1 क्रेडिट हो जाए, 1 डेबिट हो जाए 3 क्रेडिट हो जाए, 2 डेबिट हो जाए 2 क्रेडिट हो जाए, या एक अकाउंट हमारा जो है रिमूव हो जाए तो 2 डेबिट और 1 क्रेडिट, या 1 डेबिट 2 क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना अमाउंट डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करेगा उतना ही अमाउंट मेरा क्रेडिट साइड को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब एक नॉर्मली बात है, तो हमने पहले भी ट्रांजेक्शन काफी कर लिए हैं, अभी भी हम उसी बात पे चल रहे हैं। जब ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन हो गया है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज करा राम से और हमने कैश डिस्काउंट उससे परचेज करा, दैट मीन्स मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में एक चीज बताई थी, हमने लाइव क्लास में भी क्लियर करा है कि सप्लायर कस्टमर से जब आप इमीडिएटली अमाउंट पेमेंट कर देते हैं, अमाउंट रिसीव कर देते हैं अपने कस्टमर से, वो कैश मेमो में जाता है। और कैश मेमो में जाने का मतलब आप सप्लायर नेम को और कस्टमर नेम को वाउचर में तो शो कर रहे हैं, ओके, लेकिन जब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में जब इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप काउंटिंग वाउचर्स के अंदर, शुड नॉट बी रिकॉर्डिंग, आपको अब सप्लायर कस्टमर नेम को शो नहीं करना है। दैट मीन्स जब मैं इसको आइडेंटिफाई करने के बाद में रिकॉर्डिंग करने जाऊंगा तो मैं क्या मानूंगा, राम का, और राम जो है एंट्री के अंदर या रिकॉर्डिंग में शो नहीं करूंगा। अब वही कंडीशन, गुड्स परचेज बार-बार एक चीज आती है, सर रियल अकाउंट में डेबिट कॉस्ट कमिंग है तो डेबिट होगा, एज वेल एज नॉमिनल की तरह ट्रीट करूं, इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, ओके। डिस्काउंट, अब वही कंडीशन है, हमने जब गुड्स परचेज कराया, एट द टाइम ऑफ परचेज हमारे पास जो गुड्स है ये डिस्काउंट रिसीव तो हुआ, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स कैश परचेज हम करेंगे, ये डिस्काउंट हमें रिसीव होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ गेन। नॉमिनल नेचर में ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, अब आप इसको करेंगे क्रेडिट। एंड फाइनली अमाउंट पेड, अमाउंट पेड जो हम लेके चल रहे हैं
वो अमाउंट पेड कितना हो गया हमारे पास में, ठीक है, इट इज अ रियल अमाउंट, क्रेडिट कॉस्ट गोज आउट, इससे क्या क्रेडिट करेंगे। बट अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिखनी है वो क्या है, एक डेबिट है और हमारे पास में दो क्रेडिट है। अब हम इसको डिस्कस भी करें। सर एक डेबिट का अमाउंट तो कितना आएगा, गुड्स परचेज, ये तो पूरा 10,000 आएगा क्योंकि हमने एक्चुअली गुड्स कितने का परचेज करा, 10,000। अब आप इसमें एक चीज ये भी निकालें, अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट, जो डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है 10/100 into 10,000, तो कैश डिस्काउंट आ गया 1,000। तो एक्चुअल में जब हम पेमेंट करेंगे, जो हमारा अमाउंट पेड टू राम है वो 10 minus 1 equals to 9। तो जब हम इसको आइडेंटिफाई करने के बाद जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो 10,000, 1,000 एंड 9,000 हमारे तीन अमाउंट इसमें इफेक्ट करेंगे, जिसमें एक डेबिट है 10,000 और दो हमारे पास में क्रेडिट। लेकिन आप एक चीज देख लीजिए, डेबिट अमाउंट इक्वल्स टू क्रेडिट अमाउंट है भी नहीं है, बिल्कुल है सर, डेबिट अमाउंट 10,000 है, क्रेडिट अमाउंट 1 + 9 10,000, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है हमारे लिए, क्योंकि हम मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन ऑपरेट करेंगे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए यही चलेंगे, ठीक है। तो ये हमने पहला पॉइंट जो करा है वो है एट द टाइम ऑफ परचेज कैश डिस्काउंट आपके लिए रिसीव्ड है, आप इसे कैसे एडजस्ट करेंगे। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, एट द टाइम ऑफ सेल्स, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्योंकि बेसिक कंडीशन आपको आइडेंटिफिकेशन की है। अगर आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो बेटा मैं बार-बार एक ही चीज आपको रिपीट करता हूं, आइडेंटिफाई के बाद में रिकॉर्डिंग जब हम सिस्टमेटिक तरीके से मैनर में सिस्टमेटिक मैनर से ऑपरेट करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे एग्जांपल हम और एट द टाइम ऑफ सेल्स, गुड्स सोल्ड टू योगेश ₹50,000 less 20% कैश डिस्काउंट एंड, अब तो ये भी चीजें अपने कोई मतलब नहीं इसको लिखेगा, बट ये बेसिकली क्या करेंगे, एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम हिम। ओके, हमने योगेश को कुछ सोल्ड करा, कितने का कुछ सोल्ड कर रहे हैं, कुछ सोल्ड टू योगेश 50,000 लेस 20% कैश डिस्काउंट एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, ठीक है। सबसे पहले हम वही आइडेंटिफिकेशन, गुड सोल्ड रियल एज वेल एज नॉमिनल, योगेश पर्सनल, कैश डिस्काउंट नॉमिनल एंड अमाउंट रिसीव रियल। ओके, तो इसमें भी नॉर्मल बेस पे अगर मैं चल रहा हूँ, मैंने जब इस ट्रांजेक्शन को देखा है तो जब मैंने इसको आइडेंटिफाई करा तो आई हैव 4 अकाउंट, मुझे इसमें भी 4 अकाउंट दिख रहे हैं, रियल नॉमिनल, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। अब वही कंडीशन बेटा कि जब ये हमारा सब कैश ट्रांजेक्शन हो गया है, हमने योगेश से अमाउंट इमीडिएटली रिसीव करा है, तो हम कस्टमर नेम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इसको हटा दीजिए आप इसमें से। अब आपका ट्रांजेक्शन देगा रियल या नॉमिनल, नॉमिनल रियल, या तो 2 रियल है, 1 नॉमिनल है, 2 नॉमिनल है, 1 रियल है। अब वही कंडीशन हम इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप रिकॉर्डिंग करने के लिए गुड सोल्ड, अगर रियल अकाउंट है तो क्रेडिट कार्ड गोज आउट, और नॉमिनल में इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, तो ऑल द इनकम बिगिंस आर क्रेडिट। कैश डिस्काउंट एक नॉर्मली बात है, ये डिस्काउंट हमारे लिए अलाउड है क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल्स आप जब कुछ सोल्ड करते हैं और आप अपने कस्टमर से कोई अमाउंट इमीडिएटली रिसीव करेंगे तो ये आपके लिए डिस्काउंट अलाउडेड होगा। ये डिस्काउंट अलाउड है हमारे लिए, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लॉस, ये लॉस है मेरे लिए, ऑल द एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट एंड अमाउंट रिसीव वही
रियल अकाउंट में डेबिट कॉस्ट कमिंग, आपके पास पैसा आ रहा है, आप इसको डेबिट करेंगे। ओके, कंडीशन क्लियर है? क्रेडिट डेबिट डेबिट। अब वही मुझे पता दो अमाउंट तो मेरा क्रेडिट होगा डेबिट होगा सॉरी, और एक अमाउंट मेरा क्रेडिट होगा। अब मैं इसको भी एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको भी पता कर लेता हूँ कितना कितना होगा। सबसे मेन चीज 50,000 का हमारा गुड्स सोल्ड का यूज, लेकिन कैश डिस्काउंट कितना कर दिया हमने 20। तो सबसे पहले मैं वही कैश डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैश डिस्काउंट अलाउड दैट इज 50,000 into 20/100 that is rupees 10,000। That means जो हम एक्चुअल अमाउंट रिसीव करेंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इन द बिहाफ ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम योगेश 50 minus 10 equals to 40,000। तो कहने वाले क्या हो गया, जब गुड्स सोल्ड करेंगे वो गुड्स सोल्ड का हमारे पास अमाउंट आएगा 50,000 का। गुड्स सोल्ड में टोटल सेलिंग अमाउंट जाएगा दैट इज 50, तो डेबिट होगा 50,000 और डिस्काउंट अलाउड जो गुड्स सोल्ड हमारा क्रेडिट होगा वो 50 होगा, और जो डिस्काउंट अलाउड है डेबिट होगा 10,000 से और कैश इश्यू हो जाएगा 40,000 से। तो डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड होनी चाहिए। ओके, ये है कैश डिस्काउंट। अब तो यहाँ पे हम इस ट्रांजेक्शन को और थोड़ा छोटा कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला है, आपने कुछ कैश में परचेज करा, आपने कुछ कैश में सोल्ड करा। तो एक नॉर्मल कंडीशन हमारे पास में क्या है कि उसमें सप्लायर कस्टमर नेम के साथ में जरूरी नहीं बोलेगा अमाउंट पेड टू हिम, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, आपको एक नॉर्मल है। और एक नॉर्मल बात की ध्यान रखिए बेटा, ट्रेड डिस्काउंट एक बिजनेस डिस्काउंट होता है, ये केवल गुड्स पे प्रोवाइडेड होता है या रिसीव होता है, जिसको आप शो नहीं कर रहे। लेकिन कैश डिस्काउंट किसी भी तरीके, चाहे आपने बिजनेस पर्पस के लिए कुछ परचेज करा हो या ऑफिशियली यूज के लिए कोई आपने कोई एसेट्स वगैरह परचेज करी, इसके लिए हम एग्जाम्पल करेंगे, उसमें भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो लास्ट एंड फाइनल जो आपके मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, दो एग्जाम्पल हम और लेंगे और वो हम क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट सिंपल है, थर्ड एग्जाम्पल आपका गुड्स बॉट परचेज बॉट, एक ही बात है, गुड्स बॉट ऑफ रुपीज 10,000 एंड अमाउंट पेड आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट in full settlement। ओके, पहले भी हमने डिस्कस किया, फुल सेटलमेंट मतलब होता है कि जितना हमारा ट्रांजैक्शन अमाउंट है और जितना हम पेड करेंगे रिसीव करेंगे, डिफरेंट अमाउंट जो डिस्काउंट या तो अलाउडेड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो हम अब एक बात कर रहे हैं, इसमें कोई हमें सप्लाई नहीं गिवन है, और गिवन भी होता तो कोई यूज तो होगा नहीं। गुड्स ये बोला गुड्स बॉट ऑफ रुपीज 10,000 एंड अमाउंट पेड आफ्टर 10% डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट फैक्टर। अब वही कंडीशन आइडेंटिफिकेशन, गुड्स बॉट रियल एज वेल एज नॉमिनल। अब तो आदत पड़ जाती है, अमाउंट पेड इट इज अ रियल अकाउंट एंड डिस्काउंट इट इज आल्सो नॉमिनल। अगर पर्सन नेम गिवन नहीं होता, सप्लाई नेम का कोई यूज ही नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। अब वही कंडीशन 10,000 का 10% 1,000 डिस्काउंट हो गया, पहले वही आइडेंटिफाई कर ले रिकॉर्डिंग के लिए, गुड्स परचेज इज अ डेबिट बिकॉज डेबिट कॉस्ट कमिंग, और या नॉमिनल में ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट। अमाउंट पेड क्रेडिट कार्ड रूल और गुड्स पैसा गया आपके पास क्रेडिट। अब वो डिस्काउंट फुल सेटलमेंट में अपने परचेज पे डिस्काउंट हमने रिसीव करा होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ गेन क्रेडिट। तो इसमें भी हमारे पास में 2 क्रेडिट हो गया और एक डेबिट, लेकिन डेबिट अमाउंट हमारे पास 10,000 चलेगा कुछ परचेज, लेकिन जो हम अमाउंट पेड करेंगे तो ये पहले कैश डिस्काउंट फैक्टर नॉर्मल कैलकुलेशन है, 10,000 में 10% हो जाए अपना 1,000, तो हम अमाउंट पे करेंगे रुपीज 9,000। तो
दो अमाउंट में क्रेडिट होगा 9000, डिस्काउंट इज 1000 और गुड्स परचेज रुपीज 10,000। ठीक है, एक्चुअल में रिकॉर्ड कितने का हुए 10,000, अमाउंट पे करा 9,000, डिस्काउंट आपने रिसीव करा 1,000। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक चीज हो गई। अब मैं इसी चीज को अगर सेल्स में भी ले लूं लास्ट से फाइनल नंबर 2, गुड्स सोल्ड of rupees 25,000 after 5% कैश डिस्काउंट। थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। गुड्स सोल्ड of rupees 25,000 after 5% कैश डिस्काउंट। ओके, सबसे पहले भाई गुड्स सोल्ड कैश डिस्काउंट। अब एक चीज है, आपने गुड्स सोल्ड करा आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट, दैट मीन इनडायरेक्टली पता लग गया कि सर हमें अमाउंट भी तो रिसीव होना चाहिए। हमने गुड्स सोल्ड कराया कैश डिस्काउंट है तो वो गिवन नहीं है आपको, हिडन है, लेकिन हमें मानना हमें पैसा मिलेगा। तो हम क्या मानेंगे, जो अमाउंट में रिसीव करेंगे वो भी अकाउंट इफेक्ट होगा। तो इसमें भी अपन ने जब आइडेंटिफाई करा ट्रांजेक्शन को तो दिख तो वैसे 2 ही अकाउंट रहे लेकिन वैसे 3 हो गए, क्योंकि हमने अमाउंट रिसीव भी तो करा। कैश डिस्काउंट फैक्टर कब एप्लीकेबल होता है, जब हम डिस्काउंट हमारे पास कैश डिस्काउंट फैक्टर कब एप्लीकेबल हो रहा है, जब आपको अमाउंट रिसीव होगा या आपने पेमेंट करा। अब वही गुड्स सोल्ड रियल एज वेल एज नॉमिनल, कैश डिस्काउंट नॉमिनल, और जो हिडन चीज है रिसीव अमाउंट वो भी हमारे पास में रियल हो गया। अब वही कंडीशन मैं एक चीज माना, गुड्स जो सोल्ड है क्रेडिट कार्ड गोज आउट या पार्ट ऑफ इनकम, क्रेडिट कैश डिस्काउंट हमें अलाउ करना पड़ेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस डेबिट। और जो हमें हिडन चीज है यहाँ पे कैश रिसीव्ड, लेकिन अब दो डेबिट है, क्रेडिट का अमाउंट कितना हो गया 25,000 का 5% हो गया 1,250, ये डिस्काउंट हो गया। गुड्स सोल्ड 25 का हो गया एंड कैश रिसीव 25 में हमने 125 को लेस कर लिए, दैट इज 23,750। तो दो अमाउंट मेरा डेबिट होगा, वो 23,750 कैश रिसीव, डिस्काउंट अमाउंट जो डेबिट है एज अ लॉस 1250 एंड गुड्स सोल्ड इज 25। तो बेटा आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया है विद एग्जांपल, वो करा हमने कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज भी और एट द टाइम ऑफ सेल्स भी। एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट रिसीव होता है हमें, एट द टाइम ऑफ सेल्स हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे बेटा, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।